नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं संदीप। आज आपको जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम डिटेल से इसके बारे में जानेंगे कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है और इनका यूज हम किस किस लिए करते हैं, और भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कहाँ पर हैं, और यूनेस्को में कौन कौन से हैं, और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व से इसकी डेफिनेशन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसे स्थलीय एवं तटीय क्षेत्र जो जैव विविधता से मतलब क्या है, जहाँ जीवों की संख्या अधिक हो, जीवों की संख्या क्या हो, अधिक हो, उसके संरक्षण से, यानी कि जहाँ पर उनका संरक्षण किया जाता हो, और उनके सतत उपयोग से। सतत उपयोग का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी संसाधन का इस तरह से दोहन करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे भी उन संसाधनों का लाभ मिल सके। ऐसा ना हो कि हम ऐसे अंधाधुंध दोहन शुरू कर दें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसे इन संसाधनों का यूज करने को ना मिले। तो सतत उपयोग से मतलब ये है कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर हम संसाधनों का दोहन करें। तो इसका मतलब ये है ऐसे स्थलीय और तटीय क्षेत्र जो जीवों की विविधता के संरक्षण, जहाँ अत्यधिक जीव हों और उनके संरक्षण को प्रदान करते हों और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देते हैं, उन्हें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो बायोस्फीयर रिजर्व को कंजर्व करने की शुरुआत जो हुई थी, एक कार्यक्रम शुरू किया गया था 1971 में यूनेस्को द्वारा, जिसका नाम था मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम, जिसे हम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बोलते हैं। इसे अगर हम शॉर्ट में बोलें तो इसे हम MAB भी बोलते हैं। और पहला जो विश्व का जीव मंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व था वो कब स्थापित किया गया था? उसको स्थापित किया गया था 1979 में। और आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है? तो आप इसे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कौन सा पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। और भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। किस कार्यक्रम के तहत? राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत की गई और इसी कार्यक्रम के तहत 1986 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व जिसे घोषित किया गया था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये कहाँ पर है? ये केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर के आसपास स्थित है ये। और भारत में टोटल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व स्थित हैं? तो उनकी टोटल संख्या जो है हमारे यहाँ पर फिलहाल 18 है। और उसमें से जो संरक्षण प्राप्त है यूनेस्को का, यूनेस्को द्वारा जो संरक्षण प्राप्त है वो है 12, यानी कि 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को का संरक्षण प्राप्त है। अब ये तो हो गई एक कुछ तथ्य है इनके। लेकिन अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना के बारे में बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्षेत्र के हिसाब से। देखिए सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं कोर जोन या फिर क्रोड क्षेत्र, इसे ही हम केंद्रीय जोन भी बोलते हैं। अगर हम इसे बात करें तो इसे केंद्रीय जोन भी बोलते हैं। इस केंद्रीय जोन में जो होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे इनमें कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, लेकिन फिलहाल आप इस संरचना को समझें। देखिए सबसे पहले होता है क्रोड जोन यानी कोर जोन, क्रोड क्षेत्र भी बोलते हैं इसे, केंद्रीय जोन भी बोलते हैं इसे। फिर इसके बाद जो एरिया आता है वो आप ये येलो कलर में देख पा रहे होंगे, इसे बोलते हैं हम बफर जोन यानी कि मध्यवर्ती क्षेत्र। तो ये बीच वाला क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद में आता है ट्रांजिशन क्षेत्र यानी ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं, और ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। तो हम इन 3 पार्ट्स में इस बायोस्फीयर रिजर्व को डिवाइड करते हैं और इनके क्या क्या काम हैं, यहाँ पर कौन कौन से काम हम कर सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहला जो है कोर जोन, जहाँ केंद्रीय क्षेत्र है, यहाँ पर केवल मॉनिटरिंग यानी निरीक्षण का अधिकार है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जैसा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर पूर्णतया प्रतिबंध होता है। इसमें केवल सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो हैं ये सभी, इनके अलावा सभी का प्रवेश वर्जित होता है और यहाँ पर सिर्फ मॉनिटरिंग का काम होता है। किसका? मॉनिटरिंग का। अब इसके बाद में आता है बफर जोन यानी कि बीच वाला पार्ट जो है आपका मध्यवर्ती क्षेत्र बोलते हैं जिसे हम। इस बफर जोन में जो काम होता है वो है यहाँ पर इन कार्यों के लिए यूज करते हैं इस जोन को जिससे ये जो है नियंत्रित हो पूरी तरह से और इसका कोई भी विध्वंसक कार्य ना हो, यानी कि हम यहाँ पर जो है संसाधनों का हम दोहन करें लेकिन इस तरह से ना करें कि कोई भी इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट निकल कर आए। जैसे कि यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं? शोध कार्य यानी रिसर्च कर सकते हैं जाकर। शिक्षा के मतलब से यहाँ पर हम टूर कर सकते हैं, प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है यहाँ पर, और पर्यटन के लिए भी ये खुला हुआ होता है। और पर्यावरण से संबंधित शिक्षा देनी हो तो यहाँ पर हम जा सकते हैं। इन 3-4 कामों के लिए यहाँ पर हम जा सकते हैं। अब बात आता है ट्रांजिशन जोन यानी कि संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र क्या है? ये सबसे बाहर वाला क्षेत्र है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का। इसका मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर विकास संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं। देखिए
यहाँ पर जो कार्य एक फालतू जुड़ा है वो है कृषि कार्य। इस क्षेत्र में यहाँ पर कृषि कार्य भी हो सकता है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय जनजातियाँ होती हैं, वो यहाँ पर एग्रीकल्चर का भी काम कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके इस बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट्स। अगर हम इन्हें शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो सबसे अंदर वाले जो कोर जोन को मैंने दर्शाया है वो आपका मॉनिटरिंग, देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ये मॉनिटरिंग का क्षेत्र यहाँ पर है। ये कोर जोन से सिर्फ हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, M फॉर मॉनिटरिंग। अब बात आती है मध्यवर्ती क्षेत्र की, तो मध्यवर्ती क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, ERT यानी कि एजुकेशन, रिसर्च एंड टूरिज्म, ये हो गया आपका मध्यवर्ती क्षेत्र यानी सेकंड वाला पार्ट। अब थर्ड वाला जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे RAT यानी रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, तो ये आपका संक्रमण क्षेत्र में होता है। यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो चुकी है यहाँ पर, तो चलिए इससे कोई मतलब नहीं है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए, जैसे मैं यहाँ पर समझाऊँ आपको। देखिए कोर जोन जो है यहाँ पर सिर्फ मॉनिटरिंग होती है, ये और दूसरे वाले क्षेत्र में मध्यवर्ती में एजुकेशन, रिसर्च एंड टूरिज्म। अब तीसरा वाला जो संक्रमण क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र में आपका एग्रीकल्चर और जोड़ दिया जाता है। अब अगर यहाँ पर मैं दोबारा एक चीज़ देखूँ तो यहाँ पर कुछ मानव बस्तियाँ भी मैंने दिखाई हैं, तो ये मानव बस्तियाँ इस थर्ड पार्ट में, देखिए जहाँ पर बफर जोन खत्म होता है यहाँ पर मानव बस्तियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, और संक्रमण जोन में भी मानव बस्तियाँ होती हैं, यहाँ पर स्थानीय निवासी जो है निवास करते हैं। तो आपको सबकी मैंने फुल फॉर्म नीचे दी हुई है, आप यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं टोटल कितने हैं। मैं आपको पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग बता चुका हूँ, वो हैं 18, और उन्हें 18 को हम क्रम से पढ़ेंगे यहाँ से, जैसा आप देख पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये है आपका शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल जो है वो 3 जगहों पर है यहाँ पर, एक तो आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर फैला हुआ है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तर की तरफ। यहाँ पर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर है नंदा देवी, कहाँ पर, उत्तराखंड में, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं नंदा देवी। अब बात आती है सिक्किम में, तो यहाँ पर है कंचनजंगा। आपको क्रम से याद करते हुए चलने हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो दिहांग और दिबांग। अब ये है डिब्रू सैखोवा, ये कहाँ पर है, असम में, जैसा आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टार, यहाँ पर डिब्रू सैखोवा है। और इसके बाद नीचे की तरफ आएँ तो असम में ही एक और है मानस। मानस का नाम आपने सुना भी होगा, मानस नदी के किनारे है। अब यहाँ पर जो एक और है ये है हिमालय के नोकरेक, हिमालय नहीं मेघालय, सॉरी, मेघालय में नोकरेक नाम से। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर आप वेस्ट बंगाल देख पा रहे होंगे। वेस्ट बंगाल में कौन सा है, सुंदरबन वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, किस पर, सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ पर ये स्थित है। अब अगर हम उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा में जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है सिमलीपाल, जैसे नीचे आपने नाम लिखा हुआ देखा होगा। अब छत्तीसगढ़ में चलें तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है, यहाँ पर अचान कमार अमरकंटक दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने इसे इस एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अगर आंध्र प्रदेश में चलें तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है शेषाचलम, शेषाचलम जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब थोड़े नीचे की तरफ चलें साउथ इंडिया की तरफ, और तो यहाँ पर 3 आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर मैं क्रम से इन्हें देखूँ तो ये है आपका मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु के इस तट पर स्थित है। और थोड़ा नीचे की तरफ चलें तो ये है अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। और इससे थोड़ा ऊपर की तरफ जो इन तीनों स्टेट तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका के बॉर्डर पर देखूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और थोड़ा और ईस्ट की तरफ चलें तो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर निकोबार की तरफ देखें तो एक और बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में 2 हैं, यहाँ पर आपको मैं एरो से दिखाता हूँ। तो ये जो पहला है ये है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी आपको यहाँ दिख रहा होगा। और दूसरा जो है वो है पन्ना, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक ये जो आपको स्टार दिख रहा होगा ये गुजरात में है, और गुजरात में कौन सा है, कच्छ का रण। तो आपको यहाँ पर सारे के सारे ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व समझ में आए होंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप वीडियो थोड़ा सा रिवर्स करें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं हम, जिसे यूनेस्को ने भारत में संरक्षण प्रदान किया हुआ है, वो कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो वो हैं टोटल 12। अब बात करते हैं सबसे पहले जो स्थान दिया था वो दिया था नीलगिरी को सन 2000 ईस्वी में। आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे नीलगिरी कहाँ पर है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका के बॉर्डर पर। अब इसके बाद में सारे की सारी सन डली हुई हैं, आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। देखिए सुंदरबन है 2001 में, फिर 2004 में बात करें 2001 में एक और है मन्नार की खाड़ी, 2004 में नंदा देवी है, और 2000 इसके बाद में 2009 है सिमलीपाल और नौकरेक, यहाँ पर 2 हैं और हैं। और इसके बाद थोड़ा सा और बात करें तो पंचमढ़ी 2009 में है,
और 2012 में अचान कुमार अमरकंटक ग्रेट निकोबार 2013 में, और अगस्त मलाई 2016 में, और 2020 में जो है आपका वो पन्ना। हाल ही में सबसे लास्ट में जो स्थान दिया गया है वो पन्ना को दिया गया, कहाँ पर, मध्य प्रदेश का पन्ना। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं अभी तक यूनेस्को में, तो यूनेस्को से संरक्षण प्राप्त कितने हैं, आपके 12, और टोटल अगर आपसे पूछे तो कितने हैं, वो हैं 18। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी हैं। अब चलते हैं इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का अगर पहला पूछे तो वो है नीलगिरी 1986 में, और अगर उससे पूछे कि यूनेस्को ने सबसे पहले किसे संरक्षण प्रदान किया, तो वो भी आपका नीलगिरी ही होगा। और इसे कब संरक्षण प्रदान किया था, तो सन 2000 ईस्वी में इसे संरक्षण प्रदान किया था। अब ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका रण ऑफ कच्छ, यानी कच्छ का रण। और अगर भारत का सबसे छोटा पूछे तो वो है डिब्रू सखोवा, कहाँ पर, आपके असम में। ये आपको याद रखने हैं। टोटल भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, तो इसका आंसर होगा आपका 12। अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को के द्वारा संरक्षण कितने को प्राप्त है, तो आपको आंसर याद रखना है इसका 12। ठीक है, 18 और 12। तो आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टोटल वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और उम्मीद करता हूँ इनसे संबंधित यानी बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट में भी बताएं कि अगर कोई सजेशन हो हमारे लिए तो हम उसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड थैंक यू।